नमस्कार। अखिल भारतीय जनसंघ के द्वारा अपने संस्थापक एवं इस देश के आधुनिक काल के सबसे प्रेरक व्यक्तित्व, कुशल संगठक, महान चिंतक एवं समर्पित देशभक्त महामनीषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 105वीं जयंती के अवसर पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। दीनदयाल उपाध्याय जी इस काल के सबसे प्रेरक व्यक्तित्व हैं और दीनदयाल जी की पुण्यतिथि और जयंती के अवसर पर हम लोग हमेशा बड़े बड़े कार्यक्रम करते रहे हैं। इस वर्ष कोरोना संकट ने हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनाने के लिए बाध्य किया है। इसके कई लाभ हैं। उनमें से एक प्रमुख लाभ यह है कि हम पूरे देश में फैले अपने लोगों से समय समय पर बात कर लेते हैं और वर्चुअल मीटिंग्स के द्वारा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में काम कर रहे अपने कार्यकर्ताओं, अपने साथियों, अपने मित्रों से एक साथ जुड़ जाते हैं। एक साथ जुड़ने का जो सुख है और एक साथ जुड़ने का जो मंत्र है, वस्तुतः यही संगठन का मंत्र है और यही संगठन का सुख है। समाज का सुख है, समाज निर्माण में सुख है, समाज के लिए संघर्ष करने में सुख है, समाज को खड़ा करने में सुख है, समाज के लिए खड़ा होने में सुख है। सत्ता सुविधा में सुख नहीं है। सच्चाई यही है और इस सच्चाई को हम महामनीषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन से बहुत अधिक समझ पाते हैं। दीनदयाल जी का जीवन हमारे सभी लोगों के ध्यान में है, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए कम शब्दों में या कम से कम शब्दों में उनकी प्रेरणा की ओर हम सबों को विचार करना चाहिए। ऐसा विचार करके कुछ बिंदुओं को ही मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आरंभ से ही, जीवन के आरंभ से ही दीनदयाल जी ने अपने को सब प्रकार से राष्ट्र देवता को समर्पित कर दिया था और उनका चिंतन, उनकी आराधना, उनका उपास्य, उसका केंद्र क्या था? वो राष्ट्र था। राष्ट्र देवो भव। भगवती श्रुति कहती है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। और ये सब मिलेंगे कहाँ? कहा राष्ट्र देवो भव। राष्ट्र ही देवता है। राष्ट्र देवता के साथ संबंध करना, राष्ट्र देवता की उपासना करना, राष्ट्र को जागृत करना, राष्ट्र को संगठित करना, राष्ट्र को जगाना, और कोई एक दिन का ये काम नहीं है। जैसे रोज जगना है, रोज सोना है, उसी तरह राष्ट्र भी सोता और जगता है। मैंने पिछले चर्चा सत्र के दौरान निवेदन किया था कि जो देश की आत्मा है उसका नाम है राष्ट्र। राष्ट्र माने राष्ट्र की आत्मा को जगाना। जिस शरीर में प्राण होते हैं, जिसमें आत्मा होती है, उसमें आँख में कष्ट हो तो भी पूरे शरीर को पीड़ा होती है, पैर में कष्ट हो तो भी पूरे शरीर को पीड़ा होती है और उसकी अनुभूति होती है, सिर में कष्ट हो तो पूरे शरीर को पीड़ा होती है, उसकी अनुभूति होती है। उसी प्रकार यदि राष्ट्र की आत्मा जगी रहे या जगी हो तो पूरे, यदि कश्मीर में पीड़ा हो तो असम में, बंगाल में उसकी अनुभूति होगी, उस वेदना का अनुभव होगा। असम में, मेघालय में, मिजोरम में, लद्दाख में, देश के किसी भी भाग में यदि पीड़ा होगी, वेदना होगी, तो समग्र रूप से उसका पूरे राष्ट्र में उसका प्रतिबिंबन होगा, उसकी अनुभूति होगी, उसके रिफ्लेक्शंस होंगे, उसकी प्रतिक्रियाएं होंगी। लेकिन वोट बैंक की राजनीति ने, सत्ता की राजनीति ने क्या कर दिया? इन समस्त वेदनाओं को पता नहीं नशे की किस गोली से, अभी देश में ड्रग की चर्चा चल रही है,
किस तरह जो हमारे युवा पीढ़ी के आदर्श हैं, किस प्रकार से जो स्टारडम है, जो अभिनेता अभिनेत्रियां हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनके परिवार के लोग हैं, माने उनकी पत्नियां हैं, जैसा आज के अखबारों में कुछ खुलासे हैं, वो किस प्रकार से ड्रग्स के शिकार हैं, किस प्रकार जो एलीट क्लब है वह देश को स्वयं तो बर्बादी के कगार पर पहुंच ही गया है, देश को बर्बादी की कगार पर पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। और येन केन प्रकारेण सत्ता सुविधा पैसा प्रतिष्ठा कमाने के चक्कर में हम आत्मा का हनन कर रहे हैं। इसलिए देश में, देश की आत्मा राष्ट्र है, और वो जागृत आत्मा होगी तो अमीर को कष्ट होगा तब भी गरीब अनुभव करेगा, गरीब को कष्ट होगा तो अमीर अनुभव करेगा, कश्मीर को कष्ट होगा तो बंगाल अनुभव करेगा, बंगाल को कष्ट होगा तो पंजाब अनुभव करेगा। एक दूसरे के कष्ट, उसमें कोई भेदभाव नहीं। लेकिन मैं ध्यान खींचना चाहता था कि सत्ता की राजनीति ने ऐसा कर दिया कि हम राष्ट्र शब्द को तो भुला ही चुके हैं। जितने राजनीतिक दल हैं उनके पीछे की मूल शक्ति क्या है? जातीय शक्ति है। वे जातिवाद की भीति पर, उसके आधार पर, उसकी आधारशिला पर आधारित हैं, और उनका काम है जातीय गोलबंदी करना और उनको जोड़ना, उनको जोड़कर एक बृहत्तर वोट बैंक निर्माण करके सत्ता का सेवन करना। ये प्रचलित राजनीतिक परंपरा बन गई है, अवधारणा बन गई है बड़े बड़े लोगों की भी। लेकिन दीनदयाल जी इसके विरुद्ध थे। उस जमाने में जब कांग्रेस की तूती बोलती थी, और उस जमाने में जब जनसंघ में कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं था जिसे देश जानता हो, सब संघ के कार्यकर्ता थे और अपेक्षाकृत बहुत कम आयु के लोग थे, वही जनसंघ को संभालते थे, जनसंघ को चलाते थे। और उस जमाने में दीनदयाल जी ने अथक परिश्रम करके पूरे हिंदी क्षेत्र में जनसंघ को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। उनके जीवन काल में ही जनसंघ भारतवर्ष की राजनीति में प्रमुख शक्ति के रूप में प्रकट हो गया। और जीवन काल में ही उन्होंने जब जनसंघ के 10वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला, जिसके वे पिछले 16 वर्षों तक लगातार महामंत्री थे, कानपुर अधिवेशन से कोझिकोड या कालीकट अधिवेशन तक। उस जनसंघ को कालीकट में इतनी भीड़ हुई, दक्षिण में इतनी भीड़ हुई और इतनी चर्चा उसे प्राप्त हुई, और वह उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ विश्रुत वेल नोन पार्टी के रूप में, जानी पहचानी पार्टी के रूप में स्थापित हो गया। यह उनके अथक परिश्रम का, यह उनके संगठन कौशल का, यह उनकी संगठन क्षमता का परिणाम है। डॉक्टर मुखर्जी के दो साथी जिन्होंने संगठन को बहुत ऊंचा योगदान दिया और खड़ा किया, प्रोफेसर बलराज मधोक जी और दीनदयाल उपाध्याय जी। जनसंघ के 9वें अध्यक्ष प्रोफेसर बलराज मधोक जी और जनसंघ के 10वें अध्यक्ष महामनीषी दीनदयाल उपाध्याय जी। और इन दो महापुरुषों के संगठन कौशल के कारण, रणनीतिक कौशल के कारण, विचारों की क्लैरिटी, स्पष्टता के कारण, इनकी स्वच्छ छवि के कारण, विश्वसनीयता के कारण जनसंघ पूरे देश में और एक प्रमुख राजनीतिक स्तंभ के रूप में, साथ ही साथ राष्ट्रवाद के उज्जीवक, राष्ट्रवाद के उद्बोधक, राष्ट्रवाद के उद्भासक दीपक के रूप में प्रकट हुआ, प्रस्तुत हुआ। दीनदयाल जी ने समर्पण किया, सत्ता सुविधा को ध्येय नहीं माना, ध्येय माना राष्ट्र को। सत्ता आती है जाती है, सत्ता कोई शाश्वत चीज नहीं है, एक जिम्मेवारी है। हमारे पास भी जिम्मेवारी है, अवैतनिक जिम्मेवारी है, और सत्ता में बैठने पर यह जिम्मेवारी वैतनिक हो जाती है। बहुत प्रकार की प्रसिद्धि मिलने लगती है, यहाँ प्रसिद्धि नहीं मिलती, वहाँ प्रसिद्धि मिलती है। लेकिन पद, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि के व्यामोह में यदि हम पड़ जाएंगे तो राष्ट्र के साथ अन्याय होगा। काम करते हुए सहज भाव से जो प्रसिद्धि मिल जाए वो बहुत है। अन्यथा संगठन का सबसे बड़ा सूत्र है अनामिकता और सांधिकता। अपने नाम का प्रचार नहीं करना, अपने नाम की कोई लालसा नहीं रखना, कोई भूख नहीं रखना। और सांधिकता माने लोगों को जोड़ना, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना।
अधिक से अधिक लोगों के साथ संबंध बनाना और अधिक से अधिक लोगों के सुख दुख में सहभाग करना, ये राष्ट्र की बृहत्तर अवधारणा है। जब राष्ट्र शब्द की चर्चा होती है तो शिक्षा की चर्चा होती है। उसकी शिक्षा क्या है? हर राष्ट्रों की अलग अलग शिक्षा है। स्मृतिकार भगवान मनु ने हमारे देश की चर्चा करते हुए, जो संयोग से मानवों के प्रथम पुरुष हैं और प्रथम राजा भी हैं, उन्होंने शिक्षा शब्द का उल्लेख किया है। स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। पूरी पृथ्वी पर अपने अपने चरित्रों की शिक्षा दी। किसने शिक्षा दी? तो हमारे पूर्वाचार्यों ने, अग्रजों ने। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। पृथ्वी के सभी मनुष्यों को अपने चरित्र की शिक्षा देना राष्ट्र की एक विशिष्ट शिक्षा होती है। राष्ट्र का एक विशिष्ट चरित्र होता है। राष्ट्र की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। राष्ट्र का एक विशिष्ट धर्म होता है और उसी धर्म के कारण, उसी शिक्षा, उसी चरित्र के कारण राष्ट्र राष्ट्र होता है। उसी का नाम है राष्ट्र धर्म। संघ का मासिक पत्र निकला राष्ट्र धर्म, तो उसके संपादक थे दीनदयाल जी। राष्ट्र धर्म और धर्म को छोड़ दें तो श्रीमद् भगवद गीता के वचन के अनुसार सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। एकम शरणम एकम धर्मम। एक धर्म कौन है? वो राष्ट्र धर्म है। यदि राष्ट्र सुरक्षित है तो भगवान के भी अवतार यहाँ होते हैं। राष्ट्र सुरक्षित है, राष्ट्र व्यवस्थित है, तो हमारे तीर्थ, हमारे मठ मंदिर, हमारी गाय, हमारी संस्कृति, हमारे श्रद्धा के प्रतीक, ये सब के सब हमारे लिए उचित हैं। इन सब का दर्शन हमें सुलभ है। लेकिन राष्ट्र ही सुरक्षित नहीं है। जहाँ राष्ट्र पर ही शत्रुओं के, राष्ट्र पर ही संकटों के बादल मंडरा रहे हों और वहाँ हम दूसरा धर्म कर पाएं, संभव नहीं है। इसलिए राष्ट्र धर्म के लिए खड़ा होना। आज की राजनीति ने, सत्ता की राजनीति ने क्या कर दिया? राष्ट्र धर्म को विकृत और विलुप्त कर दिया। राष्ट्र धर्म का स्थान जाति धर्म ने ले लिया है। यदि हम हिंदू पार्टी के रूप में अपने को प्रोजेक्ट करते हैं, हिंदू कार्यकर्ता के रूप में लोगों के बीच में जाते हैं, तो सामान्य से सामान्य अदने लोग भी बोलते हैं कि कोई आपकी कोई अपील नहीं है, आपका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन जातियों की महासभाएं बनी हैं। जब जब चुनाव आते हैं तब तो कुछ कहना ही नहीं। और जातियों की, एक जाति की एक महासभा या एक सभा नहीं है, कई कई सभाएं हैं, कई कई नेता हैं, स्वयंभू नेता हैं। और वे सत्ता इत्यादि के साथ, सत्ता के गुटों के साथ तालमेल करके, उससे साठ गांठ करके, और उसके बाद वो अपना कुछ न कुछ अस्तित्व समाज में सिद्ध करते हैं। और उसके बल पर कई प्रकार की चीज़ें, कई प्रकार के विषय, कई प्रकार के सत्ता और उसके साथ जो साठ गांठ से संभव है, वो सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। अब परिणाम क्या होता है? जो राजनीति राष्ट्र की, इसकी शिक्षा की, इसके चरित्र की, इसके वैशिष्ट्य की, इसकी संस्कृति, इसके धर्म की रक्षा करने के लिए थी, वह राजनीति आज बांटने वाली हो गई। और बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ शासन कैसे किया? डिवाइड एंड रूल। बांटो और राज करो, फूट डालो और राज करो। और आज के लोग हमारे कैसे शासन कर रहे हैं? आज के लोग भी क्या अंग्रेजों से बढ़कर अंग्रेजियत नहीं अपना रहे हैं? क्या अंग्रेजों से बढ़कर समाज में विश्व भेदी नहीं बो रहे हैं? क्या फूट डालो और राज करो केवल अंग्रेज करते थे? हमारे लोगों ने अंग्रेजों से अधिक फूट डाल दी। अंग्रेजों ने जो फूट डाली वो कुछ ग्रुप्स में, कुछ कम्युनिटीज में थी, और उसको भी हमारे तत्कालीन नेताओं ने, सभी ग्रुपों के, सभी कम्युनिटीज के जो लीडर्स थे उस समय के, उन्होंने अपनी सूझबूझ से, अपनी दूरदर्शिता से उसे एक कर लिया। जब हम किताबें पढ़ते हैं, जब विचार पढ़ते हैं, जब भाषण सुनते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर मुखर्जी, डॉक्टर लोहिया, ये सब कहीं न कहीं एक धरातल पर मिलते हैं। सभी सयाने एक मत, सभी सूझबूझ वाले हैं। महात्मा गांधी, विनोबा जी, सबके भाव कहीं न कहीं
और घूमते 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 किसी न किसी विषय पर एक हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ समस्या क्या है, इन्हीं महापुरुषों के नाम लेकर समाज में और बहुत प्रकार की बुराइयां, बहुत प्रकार की विकृतियां परोसी जा रही हैं और हमारे पहले से खंडित समाज को और खंड खंड किया जा रहा है। और ये सबसे बड़ी चुनौती है आज के समय में। दीनदयाल जी की जयंती के दिन दीनदयाल जी का नाम लेने वाले बहुत से लोग हैं, हमें प्रसन्नता है, हम उन सबका स्वागत करते हैं। सत्ता में बैठे लोग भी दीनदयाल जी को अपना आदर्श मानते हैं, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन दीनदयाल जी का नाम और दीनदयाल जी के चित्र से ही काम नहीं चलेगा। यहाँ प्रसंगवश स्मरण करा देना उचित समझता हूँ कि एक समय था जब दीनदयाल जी के नाम और उनके चित्र भी नहीं लगाए जाते थे। उस समय प्रोफेसर बलराज मधोक जी ने भारतीय जनसंघ को अखिल भारतीय जनसंघ के रूप में पुनरुज्जीवित किया, पुनर्गठित किया, और उस मंच पर डॉक्टर मुखर्जी और दीनदयाल जी का चित्र प्रमुखता से लगाया। और डॉक्टर मुखर्जी का लगाया हुआ वह चित्र और चरित्र आज दोनों जो है देश के काम आ रहा है। आज की तारीख में बहुमत किसके पास है? जिसके पास दीनदयाल जी का चित्र है, जिसके पास डॉक्टर मुखर्जी का चित्र है। लेकिन इससे बहुत कुछ नहीं हुआ, इससे केवल सत्ता का परिवर्तन हुआ है, व्यवस्था परिवर्तन बाकी है। दीनदयाल जी का नारा था, दीनदयाल जी का उद्घोष था कि सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन, और राज नहीं समाज परिवर्तन। समाज का परिवर्तन करना। समाज में जब तक परिवर्तन नहीं होगा, समाज जब तक सशक्त नहीं होगा, तो सत्ता का खेल, सत्ता आएगी जाएगी, आज किसी के पास, कल किसी के पास, कल किसी के पास रहेगी। लेकिन ये समाज शाश्वत है, ये देश शाश्वत है, ये परमानेंट है, इसकी संस्कृति शाश्वत है, इसकी रक्षा कैसे होगी, यह विचार करने का विषय है। और दीनदयाल जी के विचार का विषय इसलिए मानववाद था। यह उस समय की बात है जिस समय विश्व बाइपोलर था, दो ध्रुवों में बटा हुआ था। एक पोल जो है वो कहता था कि श्रमिकों का नारा वो देता था, उसका नाम था साम्यवाद। और एक पोल, एक ध्रुव जो था वो कहता था पूंजीवाद। पूंजीवाद और साम्यवाद, इन दो नारों के बीच में पूरा विश्व झूल रहा था और शीत युद्ध चल रहे थे। कई देश उससे तबाह हो गए और उसके बीज के कारण आज भी कई देश तबाह हो गए। और तब बीच में एक सूचना आई कि अब जब कुछ देश विशेष के विघटन हो जाने के बाद, साम्यवाद के पतन हो जाने के बाद, कोल्ड वार एरा जो है, जो शीत युद्ध का समय है, वो खत्म हो गया। लेकिन आज शीत युद्ध, वही शीत युद्ध, उसकी विषवैली कई रूपों में प्रकट हो गई। कितने रूपों में वह प्रकट होकर दिखाई दे रही है। तो इसका विचार करना, इसको देखना चाहिए। क्या विश्व सुरक्षित है? नहीं। क्या विश्व के लोग, कई देशों के शरणार्थियों के फोटो आ रहे हैं, कई देशों में आज की तारीख में विस्तारवादी देशों ने अपनी हुकूमत बरकरार रखी है, और उन देशों में आज भी वो स्वतंत्र नहीं है, उनके नागरिक स्वतंत्र नहीं है, उनको कुचला जा रहा है। उन देशों में आज भी आक्रांताओं के द्वारा शासन हो रहा है और उनका दलन किया जा रहा है, वहाँ के निवासियों का दलन किया जा रहा है। यह लानत भेजने योग्य, धिक्कारने योग्य विषय है कि आज जब पूरे विश्व में शिक्षा का, लोकतंत्र का, स्वतंत्रता का प्रचार हो रहा है, ऐसे समय भी हमारे बगल में तिब्बत की क्या स्थिति है। और देशों का मैं नाम नहीं लेना चाहता, और बहुत से देश जो हैं वो विश्व के कई बड़े बड़े दमनकारी देशों के आगोश में, उनकी लपेटे में, उनकी चपेट में आ गए हैं, उनकी पकड़ में आ गए हैं। दीनदयाल जी का चिंतन पूंजीवाद भी नहीं था, साम्यवाद भी नहीं था, मानववाद था। और वह मानववाद कैसा है? वह एकात्म है। संपूर्ण विश्व, निखिल विश्व की आत्मा जहाँ एक हो जाए, और वहाँ मानव मात्र माने प्राणी मात्र के जो सबसे बड़ा साधन हो, उस साधन का नाम है सत्ता, उस साधन का नाम है राजनीति, और उसकी रक्षा की विधा का नाम है राजगद्दी। और उस मानववाद की रक्षा, उस संपूर्ण प्राणियों के संकटों के समाधान के लिए तत्परता, और उनके लिए त्वरा, उनके लिए विचार कुशलता, उनके लिए युद्ध कौशल, ये जो है, ये भारतीय राजनीति के सिद्धांत हैं। उनकी दृष्टि से, और जो नेचर फ्रेंडली, जो प्रकृति के अनुरूप और अनुकूल जो अर्थव्यवस्था है,
उसका विस्तार करना। कृषि हमारे देश की चीज़ है, कई चीज़ों का पेटेंट बाहर के लोगों ने करा लिया, वो प्रोडक्शन हमारे यहाँ उनके होते हैं, वो प्रोडक्ट हमारे हैं, उत्पाद हमारे हैं और पेटेंट किसी और ने करा लिया। और किसानों को आज तक बड़ी विचित्र दशा है कि विपक्ष में रहने वाले लोग सत्ता में आते हैं तो दूसरी बात बोलने लगते हैं, और सत्ता में रहने वाले लोग विपक्ष में आते हैं तो दूसरी बात बोलने लगते हैं। अरे भाई, प्रजा को ध्यान में रखकर, प्रजा के सुख को, उसके हित को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई जाती हैं, ना कि अपने सुख को, अपनी सुविधा को और उसके अनुसार व्यूह रचना की जाती है। किसानों के लिए कोई परिवर्तनकारी विधेयक सरकार के दावे के अनुसार पहली बार आया, अभी आया है, इसके पहले तो कुछ नहीं आया था। और किसानों की दशा क्या थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासन में भी, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहता, इधर की ही बात करता हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासन में भी ये खबरें बहुत प्रमुख रहती थीं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों ने आत्महत्याएं की, पूरे देश के किसानों। और जो अभी स्थिति है, प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के क्रम में खुद घोषणा की और वित्त मंत्री सीतारमण ने घोषणा की कि 10 लाख तक के लोन के लिए किसी गारंटर की जरूरत नहीं होगी। और हमारे पास लोग आते हैं, हमारे क्षेत्र के लोग आते हैं, मिलते हैं, बैंक वाले उनको सुन ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप कोई लिखित आदेश लाइए, उस घोषणा से हम लोन नहीं देंगे। किसानों की स्थिति तो बहुत बहुत बदतर है, कोई उनकी सुनने वाला नहीं। सब जगह बिचौलियों का, सब जगह दलालों का शासन है। और ऐसे में मान लीजिए यदि मंडी को मुक्त किया, एमएसपी को हटाया नहीं, यदि उनके न्यूनतम सपोर्ट जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य उनके यथावत हैं, उससे नीचे नहीं जा सकते, ऊपर ही रह सकते, तो उस दशा में विरोध करने की बात समझ में नहीं आती। चर्चा इस पर होनी चाहिए थी। लोकतंत्र चर्चा से ही चलता है, खुले में चर्चा हो, हर विषय पर चर्चा हो। हमने इधर देखा सीएए आया या ये फिर किसान के लिए विषय आया, तो देश में कुछ वर्ग हैं, उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर रखी है। मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, सीएए के समर्थन में हम हैं, लेकिन इसका अभी हम अध्ययन कर रहे हैं। और अध्ययन केवल कागज में नहीं कर रहे हैं, विधेयक में नहीं कर रहे हैं, उसके प्रैक्टिकल जो उसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उसके व्यावहारिक आयामों में हम अध्ययन कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के किसानों से चर्चा कर रहे हैं। उनकी वस्तु स्थिति क्या है, कागज में क्या है और जमीन पर क्या है, दोनों में अंतर है, अभी भी अंतर है। यद्यपि मैं मानता हूँ, ईमानदारी से मानता हूँ कि जो जन धन योजना इत्यादि सरकार ने चलाई है, इस सरकार ने, उससे भ्रष्टाचार पर काफ़ी हद तक अंकुश लगा है। और जो नीडी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके खाते में पैसे जा रहे हैं, चाहे जितने जाएं। लेकिन अभी भी प्रैक्टिकली, अभी भी व्यावहारिक दृष्टि से बहुत अंतर है और बहुत बड़ी खाई है। उस खाई को पाटने की आवश्यकता है। दीनदयाल जी का चिंतन मानववाद के इर्द गिर्द था। दीनदयाल जी मानते थे कि संसद के द्वारा शासन होना चाहिए, और संसद कैसी हो, जो चर्चा करने वाली हो। हमारे संसद में चर्चा नहीं होती। सत्ता पक्ष बिना चर्चा के वोटिंग कराने के लिए तत्पर है, तो विपक्ष जो है वो माइक तोड़ने, टेबल तोड़ने, कागज फाड़ने, रूल बुक फाड़ने, वेल में जाने और हंगामा करने में मशगूल है। इसका मतलब चर्चा करने वाले कोई नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, चर्चा करने वाले लोग संसद से दूर रखे गए हैं। हंगामा वही कर सकते हैं जो बाहर भी हंगामा करने के अभ्यस्त हों। योग वही कर सकते हैं जो रोज योग करना जानते हों। तो हंगामा भी वही कर सकते हैं जो हंगामा करने वाले लोग हों। और क्या संसद हंगामा करने वाले लोगों के लिए बनी थी? क्या राज्यसभा, क्या उच्च सदन हंगामा करने वाले हुल्लड़बाजों के लिए बनी थी? वो एल्डरमैन, उनकी वो वरिष्ठों की सभा है। और वरिष्ठों की सभा में जो मामला चल रहा है, जिस तरह से उसके कामकाज चल रहे हैं, उसको देखकर कितनी निराशा होती है। दीनदयाल जी मानते थे, जयप्रकाश नारायण मानते थे, जब उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, वो मानते थे कि दल विहीन शासन हो। एक दल का शासन होगा तो देश के साथ लाभ नहीं हो सकता, देश का भला नहीं हो सकता। अभी भी बहुत से दलों का शासन हो रहा है। वो सीएमपी बनाकर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर और एक एजेंडा तय करके शासन करते हैं।
लेकिन ऊपर से कागज में जो एजेंडा होता है, कागज में जो उनकी घोषणाएं होती हैं कुछ और होती हैं, और अंदर से एक एजेंडा होता है कि हम सब मिल बांट कर शासन करें, सत्ता सुविधा का उपभोग करें। तो जनसंघ का इस पद्धति से सीधे सीधे व्यत्यास है, विपरीत संबंध है। दीनदयाल जी राष्ट्र की आराधना के लिए राजनीति मानते हैं, बलराज मधोक जी समाज की सेवा और संगठन के लिए राजनीति को अनिवार्य मानते हैं, आवश्यक मानते हैं। और जो तथाकथित वर्चस्व प्राप्त दल हैं, जो परंपरा प्राप्त दल हो गए हैं, उनका क्या मतलब है? उनका आशय है कि हम अधिक से अधिक सत्ता सुविधा का सेवन करें, इसके लिए वे राजनीति में है। ये उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। एक दूसरे को परेशानी न हो और एक दूसरे के सहयोग से हम अधिक से अधिक भोग करें, लेकिन हम सत्ता भोगने के लिए राजनीति में नहीं है। हम देश की रक्षा के लिए राजनीति में हैं, और वो रक्षा चर्चा से होगी। दीनदयाल जी मानते थे कि पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा शासन हो। आज स्थिति क्या है? हमने 545 सांसद रखे हैं लोकसभा में और 250 रखे हैं राज्यसभा में। किस लिए? कि किसी विषय पर चर्चा होगी, सार्थक चर्चा होगी। देश के जो जमीन से जुड़े लोग हैं, जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं, जो विभिन्न विज्ञान से जुड़े लोग हैं, जो सफल लोग हैं, उन सफल लोगों के द्वारा वहाँ और जमीनी संवेदनाओं का प्रतिध्वनन होगा। लेकिन ये हो रहा है क्या? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि संसद बंधक हो गई है। संसद में व्हिप का सिस्टम है। ठीक है कि वोट देने के लिए व्हिप हो, दल बदल, और उसकी बंदरों से भी ज़्यादा तेज, इस दल से उस दल में, उस दल से इस दल में आने जाने का इतिहास हमारे देश में रहा है, और इस पर संसद की विभिन्न कमेटियों ने समय समय पर विचार किया है। और उसमें सबसे बड़ा कारण दल बदल में ये भी है कि वैचारिक दृष्टि से राजनीति का पतन हो गया। यदि विचार केंद्रित राजनीति रहती, मूल्यों पर आधारित राजनीति रहती, जिस आधार पर हम टिके हैं, हमें भी सुख है। कोई कह नहीं सकता, किसी दल के नेता और कोई नहीं कह सकता कि हम किसी के यहाँ कभी गए हों और ना कभी जाएंगे। उल्टे हमारे यहाँ लोग आते हैं। हमारे पास वोट की शक्ति नहीं है, लेकिन विचार की शक्ति का ही बल है कि हमारे पास आते अवश्य हैं। हम किसी के पास नहीं जाते कुछ मांगने। हम समाज का संगठन करते हैं, हम जनता का संगठन करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे अपनी बात कहते हैं। परिणाम क्या हुआ? विचार शून्य राजनीति हो गई। और विचार शून्य राजनीति में सत्ता। पिछली बार मैं चर्चा कर रहा था देश की बात की, तो बिहार के संदर्भ में मैंने एक पूर्व मुख्यमंत्री की चर्चा की थी। आज मैंने सुबह में अखबारों में देखा कि एक पूर्व केंद्रीय मंत्री जो बियाबान में थे, कहीं नहीं थे, उन्होंने पिछली बार नीतीश जी का, लालू जी का साथ छोड़ा और मोदी जी के साथ आ गए। मोदी जी ने उनको 4.5 से अधिक वर्षों तक मिनिस्टर रखा। मोदी जी ने हटाया नहीं, लेकिन 5 वर्ष पूरा होने के 2-3 महीने पहले वो स्वयं हट गए, या 6 महीने पहले हट गए, और उन्होंने दूसरा गठबंधन ले लिया। उसमें जाने के बाद 4 खानोचित हो गए, हार गए। अभी तक उधर सीटों के लिए वो बार्गेन कर रहे थे। आज आया कि ही इज लाइकली टू, अब वो उसको छोड़ने वाले हैं एंड री एंटर इनटू एनडीए फोल्ड। वो जनतांत्रिक गठबंधन में जाना, अब नीतीश जी और मोदी जी की टीम में फिर जाना चाहते हैं। और दोनों तरफ के लोग कह रहे हैं कि ऑल ऑप्शंस आर ओपन, आवर डोर्स आर ओपन, हमारे दरवाजे खुले हैं। ये क्या तमाशा है? ये कोई सिद्धांत निष्ठा है क्या? कल एक व्यक्ति को गाली दे रहे हैं, दूसरे दिन उसकी थाली में चले गए। थाली शब्द वहाँ संसद में चला है, इसलिए मैंने कह दिया। किसने कहा, क्यों कहा, उस पर मैं नहीं जाता, लेकिन गाली और थाली का संबंध बड़ा विचित्र है। आचार्य विनोबा भावे जी ने खादी और गादी की बात कही है अपने एक लेख में। तो जैसे खादी और गादी, गादी माने गद्दी, उसी तरह गाली और थाली का भी संबंध राजनीति में चल रहा है, फिल्म में चल रहा है। जहाँ जहाँ व्यापार तंत्र है, जहाँ जहाँ पद पैसा प्रतिष्ठा है, वहाँ वहाँ चल रहा है। इससे देश का भला होगा क्या? नहीं होगा। तो अवसरवाद से दूर रहना, सिद्धांत निष्ठा, और वह सिद्धांत निष्ठा, उस सिद्धांत निष्ठा के बल पर चर्चा होनी चाहिए। वैसे सांसद होने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि देश में जो सिद्धांत निष्ठ लोग हैं वो संसद में चुने नहीं जा सकते। समाज का मानस इतना बिगड़ गया है, इतना विकृत हो गया है कि जो सही में समाज की चिंता करने वाले लोग हैं वो संसद में चुने नहीं जा सकते।
और फिर चुने कौन जाएंगे? जिनको हाँ में हाँ करना है। अब व्हिप है, और व्हिप का मतलब क्या है? आप अपने दल के नेता, अपने ग्रुप लीडर या पार्टी लीडर के हाँ में हाँ मिलाएं, उसके इशारे पर हाथ उठाएं। अब वहाँ हाथ उठाने वाले लोग जा रहे हैं, वे चर्चा क्यों करेंगे? यदि चर्चा करने लगेंगे तो दल के कोपभाजन बनेंगे, और दल के कोपभाजन बनेंगे तो फिर से संसद में जीत नहीं पाएंगे। और वे जीत कर गए हैं किसानों के लिए, राष्ट्र के लिए, जवानों के लिए नहीं नहीं नहीं। किसके लिए गए हैं? अपने लिए, अपने परिवार के लिए। नेता का सबसे बड़ा तनाव का कारण है, नेता की चिंता क्या है आज की तारीख में? कि वो बेरोजगार ना हो, और अपनी बेरोजगारी दूर करने के बाद अपनी 3 पीढ़ियों को रोजगार मयस्सर कराना उसकी पहली जिम्मेदारी है। वो स्वाभाविक है, इसके लिए वो गए हैं। बड़े बड़े नेता जो जातियों के ठेकेदार हैं, उनकी पार्टियों का शासन किसके हाथ में है? उनके वंशजों के हाथ में। और वे कितनी बेशर्मी से, कितनी बेहयाई से लोकतंत्र की बात करते हैं, गरीब गुरबों की बात करते हैं, आम लोगों की बात करते हैं। इसलिए संसद चर्चा नहीं कर सकती। चर्चा करने वाले जो लोग हैं वो इस वंश परंपरा की लोकतांत्रिक चादर के अंदर सेट नहीं करते, फिट नहीं बैठते। और जब तक हाँ में हाँ मिलाने वाले यस मैन नहीं रहेंगे, तब तक वहां कोई किसी की सुनने वाला नहीं। इसलिए सारे नेता चाहते हैं कि उनके बॉसिज्म को खतरा न हो, उनकी आकाशाही चलती रहे और उस प्रकार का व्यक्ति मिले। तो मैं निवेदन करना चाहता था कि हम संसद के द्वारा शासन कराने के पक्षधर हैं, लेकिन संसद 4 लोगों की बंधक है। सत्ताधारी दल का व्हिप जो होगा, जो उसके लीडर कहेंगे, उसके लोग उसका अनुगमन करेंगे आंख मूंद कर। विपक्ष के नेता जो कहेंगे, जो विपक्षी दल हैं, उनके जो प्रमुख नेता हैं, वो जो कहेंगे, उनके लोग उनका अनुगमन करेंगे। इसी तरह छोटे छोटे दलों के लोग, अब मैं उन सब का नाम नहीं लेता, लेकिन उनके आका, उनके बॉस जो कहेंगे, उनके सांसद उसी का अनुगमन करेंगे। और ऐसे में पढ़े लिखे सभ्य सुशिक्षित लोग भी, वहाँ कोई टेबल पर फांद रहा है, कोई वेल में कूद रहा है, कोई हंगामा कर रहा है, कोई माइक तोड़ रहा है, कोई कागज फाड़ रहा है, तो ऐसी शर्मनाक स्थिति में क्या यह मानने की बाध्यता नहीं कि संसदीय चर्चा का कोई अवसर अब नहीं रहा, और इसलिए जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो मूल आत्मा है, जो संसदीय लोकतंत्र की मूल आत्मा है, वो है चर्चा, वह चर्चा बंद हो गई। राजनीति खर्चा से चल रही है। जो खर्चा दे, पार्टी चलाए, जिता दे, फिर उसके एजेंडे पर हम काम करें। ये निराशा की तस्वीर नहीं है, ये है अव्यवस्था, अराजकता के चरम पर जाने की तस्वीर, उसकी कहानी। और बहुत शीघ्र ही ये परिस्थिति भी बदलने वाली है। संक्रमण काल आने वाला है। जिन लोगों को कुछ दिनों पहले कहा जाता था कि हाथ धो लीजिए, पैर धो लीजिए, तो वो कहते थे कि नहीं नहीं, हम तो यूरोप के हैं, वहाँ तो हाथ पैर धोने की कोई कंसेप्ट ही नहीं, कोई अवधारणा ही नहीं है। आज वे क्या कर रहे हैं? स्वयं कह रहे हैं कि थोड़ा दूर बैठिए, हाथ धोकर आइए। हाथ धोने की व्यवस्था आ गई। इसी तरह प्रकृति का दंड शीघ्र मिलने वाला है यदि राजनीतिक वर्ग, राजनीतिक दल अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ रहे हैं। तो इस अराजकता का, इस समाज को बांटने का और धुआंधार शासन को अपनाने का, शासन सुविधा का, सत्ता सेवन का, सत्ता के भोग का जो उपक्रम चलाया जा रहा है, यह तुरंत समाप्त होने वाला है। अपराध, भ्रष्टाचार, अवसरवाद और वोट बैंक, ये चारों आज की राजनीति के घातक हैं, और इन चारों का सफाया होगा ही होगा। यदि नहीं होगा तो देश का नुकसान होगा, और देश का नुकसान हो, यह प्रकृति और परमात्मा को अभिष्ट नहीं है। इस देश को बनाने और चलाने वाले जो ईश्वर हैं, अधीश्वर हैं, जो इसकी रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, उनको यह स्वीकार्य नहीं है। इसलिए दीनदयाल जी ने इनको घातक मानते हुए, इनका सबसे सुगम रास्ता क्या है? वो है संगठन, जमीनी स्तर पर लोगों का संगठन। और जिसमें जिस प्रकार की क्षमता है, जिस लेवल की क्षमता है, जिस स्तर पर उसका देश के लिए उपयोग हो सकता है,
उस स्तर पर उसको लाना, यह तब संभव है जब संगठन की सीढ़ी हो। यदि संगठन की सीढ़ी नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कार्यकर्ताओं का शोषण होगा और उसमें जो धन से, जाति से और बाहुबल से संपन्न अराजक तत्व हैं उनका पोषण होगा। फिर यह जनतंत्र के लिए कलंक है, यह जनतंत्र नहीं है, यह धन तंत्र, बदमाशों का तंत्र, गुंडा तंत्र, जाति तंत्र, अपराध तंत्र है और इस अपराध तंत्र के सफाये का समय है। दीनदयाल जी कहते थे कि केवल हमारी पार्टी है इसलिए हमारी पार्टी को आप वोट दीजिए, नहीं नहीं, हमारी आइडियोलॉजी अच्छी है इसलिए हमें वोट दीजिए, ये भी नहीं। आइडियोलॉजी अच्छी हो, पार्टी अच्छी हो, लेकिन व्यक्ति अच्छा ना हो। संविधान को, भारत के संविधान को अंगीकार करने के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर के भाषण भी ऐसे ही हैं कि यदि बुरा से बुरा संविधान हो लेकिन अच्छे आदमी के हाथ में हो तो वह संविधान बढ़िया फल देता है, और बढ़िया से बढ़िया संविधान हो लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाले, उसके क्रियान्वयन करने वाले बुरे लोग हों, गलत लोग हों, तो वह संविधान भी अच्छा नहीं कर सकता, अच्छा फल नहीं दे सकता। उसी तरह दीनदयाल जी ने कहा था कि वोट फॉर पर्सन, नॉट फॉर पार्टी, नॉट फॉर आइडियोलॉजी। व्यक्ति अच्छे हैं, अच्छे व्यक्तियों को चुनो चाहे वो जिस दल के हों। दलीय सीमा से ऊपर बढ़कर व्यक्ति, जब अच्छे व्यक्ति होंगे तो वो आइडियोलॉजी और पार्टी के बावजूद अच्छा ही करेंगे। आइडियोलॉजी सेकेंडरी है, पार्टी सेकेंडरी है, लेकिन व्यक्ति क्या है, प्राइमरी है। आज हमारे यहाँ पार्टी पहले हो गई है। पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि आप तो जीतने वाले नहीं हैं। अरे भाई, पहले भी लोग जीतने वाले नहीं होते थे, आज वही शासन कर रहे हैं। आज हम भी हाशिए पर हो सकता है हम भी उस दशा में आ जाएं। जो लोग कल कहीं गिने नहीं जाते थे, कल जो हाशिए पर थे, आज वो शासन कर रहे हैं, उनकी आंधी बह रही है। और जो लोग कल शासन में थे, जिनके सामने कोई टिकता नहीं था, वो सब के सब हाशिए पर पहुंच गए। तो ये एक लोकतंत्र की शक्ति है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। हो सकता है कल हम भी शासन में आ जाएं, लेकिन शासन में आने की बात नहीं। बात क्या है, संसद को सुयोग्य लोगों से, विधानमंडलों को सुयोग्य लोगों से भरना। आज रेट खुले हैं, राज्यसभा में जाने के लिए कितने पैसे चाहिए, विधान परिषद में जाने के लिए कितने चाहिए, विधानसभा लोकसभा में जाने के लिए कितने चाहिए, और ये रेट उन अलग अलग दलों के, रेस्पेक्टिव पार्टीज के, उनके वोट्स के हिसाब से है। जिसके सिंबल का जितना वोट है उसकी उतनी शक्ति है। टिकट बेचने की बात पुरानी है, यूपी से लेकर पूरे देश तक, बिहार तक और जगहों तक। हम सबका नाम लेना नहीं चाहते, केवल राजनीति की विकृतियों पर ध्यान विनम्रता पूर्वक खींचना चाहते हैं, ताकि दीनदयाल जी के सपनों के अनुरूप समाज के निर्माण में हम सफल हो सकें। 4 लोगों ने व्हिप जारी किया और 700 लोगों को उसी 4 व्हिप में से किसी न किसी का पालन करना है। तो बढ़िया है कि 4 ही लोगों को चुनिए। इतने लोगों को वहां रखने से और इनको तमाम सुविधाएं देने से क्या फायदा है। इसलिए इस व्यवस्था को बदलने के लिए कि कम से कम जहां देश हित की बात है, रक्षा नीति की बात है, विदेश नीति की बात है, कृषि नीति की बात है, वहां पर सब लोग खुलेआम चर्चा करें। चर्चा में किसी व्हिप का होना ठीक नहीं है। चर्चा अंतरात्मा से हो, क्या सही है, क्या गलत है, क्या हो सकता है, इसकी संभावनाओं पर चर्चा हो, ना कि एक्सपेक्टेड पार्टी लाइंस पर चर्चा हो। अपने अपने दल के और चिंतन के अनुरूप, अपने चिंतन के अनुरूप हो। हर व्यक्ति वहाँ एक इंडिपेंडेंट यूनिट के रूप में चुन कर गया है। वो फ्रीली चर्चा करे, स्वतंत्रता पूर्वक मुक्त चर्चा, संसद मुक्त चर्चा करे, और तब जो सबका मत हो वहां, उसके द्वारा शासन हो, उसके द्वारा इम्प्लीमेंटेशन हो, तो देश अच्छा रहेगा। लेकिन यहां सरकार जो काम करेगी उसका विरोध करना है। विपक्ष का काम है, विरोध पक्ष का काम है सकारात्मक विरोध की भूमिका निर्वाह करना, निभाना। लेकिन यहां हर काम का विरोध, और सरकार विपक्ष का विरोध करेगी। एक दूसरे के विरोध में चूहे और बिल्ली के खेल में देश का बंटाधार हो जाएगा। इसलिए जो लोकतंत्र की अवधारणा है, जिसे दीनदयाल जी मानते थे और जौनपुर से अपने पहले और अंतिम चुनाव के बाद
उस चुनाव प्रचार में भी उन्होंने उसे दिखाया, और उस चुनाव अभियान के बाद जीते हुए प्रत्याशी को, विजयी प्रत्याशी को पहली माला अपने हाथ से पहनाकर बधाई दी, उसे सहयोग दिया, समर्थन दिया, आश्वासन दिया कि आप विजयी हुए हैं, आपकी योग्यता को लोगों ने माना है, मुझे नहीं माना है, तो आप सफल हों, जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ रहूंगा, आपका सहयोग करूंगा। यह है सकारात्मक विपक्ष। यह है लोकतंत्र में मतभेद के बावजूद मनभेद का कभी उत्पन्न नहीं होना। इतनी उदारता होगी तो लोकतंत्र चलेगा। लेकिन यहां राजनीति में इतनी विकृति है कि अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। एक दूसरे के जान के शत्रु हैं, और अजात शत्रु दीनदयाल को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। किसने क्या किया मुझे मालूम नहीं। आज के एक अखबार में उनकी जीवनी में लिखा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में, आज तक वो संदिग्ध, आज तक वो क्वेश्चन मार्क के, आज तक संदेह के घेरे में है। किसने मारा, क्यों मारा, उन्होंने क्या बिगाड़ा था किसी का? कभी किसी का बिगाड़ने वाले नहीं थे। हाँ, अपनी सिद्धांत निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा से यत् किंचित भी डिगने वाले नहीं थे, अडिग थे, अटल थे, इसमें शक नहीं। तो हुविप ने लोकतंत्र को बंधक बना दिया, और लोकतंत्र जो है वो हमारे यहाँ सही स्वरूप में नहीं है। अभी गोविंदाचार्य जी यात्रा कर रहे हैं गंगा सागर तक की। उनका बयान मैंने देखा, उन्होंने समाज सत्ता की बात कही है। 20 वर्षों के अध्ययन में उन्होंने पाया कि समाज सत्ता, दीनदयाल जी इसी समाज सत्ता के हिमायती थे। समाज जब तक संगठित नहीं रहेगा, एकजुट नहीं रहेगा, एक नहीं रहेगा, और समाज की सत्ता से नियंत्रित राज सत्ता नहीं रहेगी, तब तक देश की रक्षा नहीं हो सकती। राजनीतिक संगठन होने के बावजूद हमारा ध्यान सामाजिक सरोकारों पर होना चाहिए, सामाजिक विकृतियों को दूर करने पर होना चाहिए। कुरीतियां हटाने के नाम पर सुधारों का हम झंडा न उठा लें, उसका बीड़ा न उठा लें, बल्कि कोई समाज में विकृति ना आ जाए, इसका ध्यान रखें। और यह काम राजनीति में रहकर ही संभव है। हम भी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वोट के लिए कभी जाति का, कभी धन का, कभी बाहुबल का प्रयोग नहीं करते। हारने के बावजूद हमारी गिनती है और सभी लोगों से संबंध है, सब मानते हैं कि चलो ठीक है, ये सब जैसे हैं एक ढंग से लड़ते हैं। इसी ढंग का प्रचार होगा, एक दिन समय आएगा, सत्य की विजय होती है। भगवान वेदव्यास का वचन है, यतो धर्मः ततो जयः। जहाँ धर्म है वहीं विजय है। दुर्योधन से, रावण से, कंस से शक्तिशाली लोग अभी भी नहीं हैं, लेकिन विजय किसकी हुई? धर्म की, सत्य की, न्याय की, नीति की। तो सत्य की, धर्म की, न्याय की, नीति की विजय हो, इसके लिए क्या जरूरी है? खंड खंड में बटे हुए, जातियों में, पंथों में, अलग अलग तबकों में बटे हुए समाज को एक करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और यदि ये एक हो जाए तो फिर दीनदयाल जी के आदर्शों का भारत, दीनदयाल जी के आदर्शों की राजनीति, दीनदयाल जी के आदर्शों का अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, वोट बैंक मुक्त और मानववादी जन कल्याणकारी शासन की स्थापना बड़े आराम से होगी। लेकिन उसके लिए समाज तंत्र में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। और वह परिवर्तन कैसे होगा? उसके लिए सशक्त संगठन की आवश्यकता है। इसलिए हमारे कार्यकर्ता, हमने अभी अपने दल के अपने साथियों से निवेदन किया है, मैंने पहले भी कहा है, पिछले जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व आया तब से मैं इस बात को जोर जोर से बोल रहा हूँ कि आदरणीय बलराज मधोक जी का जो जन्म शती वर्ष है 1920 से 2020, तो 2020, 19, 20, 21 3 वर्षों को हमने रखा संगठन के लिए। और इसमें पूरे देश के 25 लोकसभा क्षेत्रों को चिन्हित करना है। पहले हमें नमूने के तौर पर, एक सैंपल के तौर पर एक वो चुनना है। हमारे लोग ज़्यादा हैं, लेकिन 25 लोकसभा क्षेत्रों में यदि हमने अपना संगठन खड़ा कर लिया और कदाचित 20 सांसद हम जीत गए, तो हम देश को एक दिशा दे सकते हैं, देश की राजनीति को एक दिशा दे सकते हैं, और एक मिसाल, एक उसे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि दीनदयाल जी के आदर्शों पर खड़े होकर और किस प्रकार राजनीति की जा सकती है और कैसे सफल होकर भी समाज सेवा की जा सकती है, और उसका देश पर दूरगामी परिणाम कैसे सार्थक रूप से, सकारात्मक रूप से पड़ सकता है। यह तो हमारे चरित्र से ही प्रकट होगा। लेकिन हमारा चरित्र ये प्रकट कब होगा?
जब हम वहां पहुंचेंगे। और वहां पहुंचने के लिए हमने देश के 25 लोकसभा क्षेत्रों को चुनने की बात कही है। पहले मैंने 20 कहा था, अब 20 पार कर रहा है। कोरोना ने सब कुछ पर ब्रेक लगाया है, तो हम लोगों पर भी ब्रेक लगी है, हमारी भी गति थोड़ी सी रुक गई है। लेकिन ये अच्छा हुआ कि गति रुकी है तो मति तेज चल रही है। हमारे सहयोगियों के कारण, हमारी पार्टी के हमारे साथियों के कारण हमने इतनी वर्चुअल मीटिंग्स की है। मैं चेन्नई बार बार जा नहीं सकता, मुंबई जा नहीं सकता, दूर सुदूर जा नहीं सकता, लेकिन बंगाल से लेकर, उड़ीसा से लेकर, तमिलनाडु से लेकर, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इधर उत्तर के प्रांत, दक्षिण के प्रांत, पश्चिम के प्रांत, सबके साथ हमारा संबंध बना हुआ है और निरंतर बना हुआ है। आज भी इस कार्यक्रम के बाद भी मीटिंग है और कई स्थानों पर हमारे लोग आज भी कार्यक्रम कर रहे हैं, इसी समय में कर रहे हैं, फिर शाम में हम लोग फिर मिलेंगे। तो मिलना, मति हमारी चल रही है, लेकिन उस गति को और जमीन पर जमीनी स्पीड देनी है, उसको जमीनी तीव्रता देनी है। और वो तीव्रता जब आएगी, मैंने कहा था कि देश में 20 लोकसभा और बिहार में 20 विधानसभा जीतना है, मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब देश में 25 लोकसभा क्षेत्रों पर हमारा ध्यान है। 20 मैंने कहा तो हमारे पास कई सहयोगी आ गए हैं, नए आए हैं, और वे सब काफ़ी प्रोमिसिंग हैं, काफ़ी होनहार हैं, काफ़ी लगनशील हैं, उनसे बहुत सी आशाएं हैं। उनको दीनदयाल जी के चरित्र चिंतन से ज़्यादा रूबरू करा देना है, आत्मसात करा देना है। उसके बाद वे मिसाल होंगे। वो जीतकर जिस दिन संसद में पहुंचेंगे, उस दिन से देश की राजनीति के लिए वे गौरव बोध कराने लगेंगे। उस दिन से देश के युवाओं को लगेगा कि राजनीति कैसी हो सकती है, और उस दिन से लगेगा कि राजनीति में वही जाए जो उसके योग्य हो। आज की तारीख में वो जा रहा है जो सर्वथा अयोग्य है, किसी काम के योग्य नहीं, वो नेता बन जाता है। लेकिन जो किसी काम, सब काम के लिए सुयोग्य हो, वह नेता बने, संघर्षशील हो, वह नेता बने। और इस चिंतन पर, इस आशय पर हम चल रहे हैं। विरोध विरोध के लिए नहीं होना चाहिए। विरोध किसके लिए होना चाहिए? यदि वाकई उसमें वास्तव में कुछ विरोध करने योग्य बात है तो उसके लिए विरोध हो। अब जो एक्सट्रीम स्टेप थे, जो सबसे ऊपर के कदम, रेल की पटरी पर सो जाना, कहीं आग लगा देना, कहीं ये करना, ये सब तो बड़ा अलोकतांत्रिक है। विरोध सीमा में हो। विरोध किसी सामान्य व्यक्ति को, किसी पब्लिक को, किसी सामान्य से सामान्य प्रजा को कष्ट पहुंचाए बिना हो। और लोकतंत्र वैचारिक विरोध से चलता है, वैचारिक विरोध हो। यदि संसद में चर्चा नहीं हो रही है तो बाहर चर्चा करने का अवसर है, लेकिन बाहर उसका एक सार्थक मंच हो, और चर्चा जनता को इन्वॉल्व करके हो, अधिक से अधिक लोगों को इन्वॉल्व करके हो, जिनके सुख दुख के लिए चर्चा हो रही है वो बोलें। तोतों के बोलने की आवश्यकता नहीं, लोगों के बोलने की आवश्यकता है, यह चर्चा हो। लेकिन हमारे यहाँ चर्चा ऊपर से बनाई जाती है। आज की तारीख में कंपनियों के कंसल्टेंट हैं, वो बड़े बड़े नेताओं के लिए, दलों के लिए नारे गढ़ते हैं, सर्वे करते हैं, नारे गढ़ते हैं। कार्यकर्ताओं की राजनीति छूट गई और कारपोरेट पॉलिटिक्स हो गई। सारी चीजें पेड हैं, पेड वर्कर। पहले वर्कर जो थे वो अपने घर से अपना खर्च करके चलते थे, दीवालों पर लिखते थे, पर्चे वितरित करते थे, वह जज्बा कुछ और था। और आज की तारीख में कोई अनपेड नहीं है। वर्कर की राजनीति, वर्कर किसी को नहीं चाहिए। सबको बहुत प्रकारों के व्यापारी चाहिए, कारपोरेट्स चाहिए, और पॉलिटिक्स जो है वो व्यापार का सबसे बड़ा साधन बन गई है। जो सेवा का साधन था, समाज सेवा के लिए राजनीति थी, वह जो है व्यापार के लिए हो गई। इस विषय को बदलना होगा, और इसको बदलकर सत्ता सुविधा के स्थान पर सेवा और समर्पण, और जिसके पास सेवा की भावना, जिसके पास समर्पण की भावना अधिक है, वह हमारा आदर्श है, वह हमारी राजनीति के लिए उचित है, और उसे संसद में और विधानमंडलों में होना चाहिए। यह भावना, और प्रत्याशी की जाति देखना जिस दिन लोग बंद कर देंगे, उसकी योग्यता देखनी शुरू करेंगे,
उस दिन समझना चाहिए कि लोकतंत्र की विजय हो रही है। लेकिन इस स्थिति को लाने के लिए देश के 25 लोकसभा क्षेत्रों और बिहार के 25 विधानसभा क्षेत्रों में जनसंघ प्रयोग के तौर पर लगा हुआ है और हमने 25 लोगों को यहाँ तैयार करने की कोशिश की है, 25 वहाँ के लिए, और ये 25 जो 50 लोग होंगे ये दीनदयाल जी के सपनों को पूरा करेंगे, ये दीनदयाल जी के आदर्शों के अनुरूप राजनीति को प्रकट करेंगे, रूपायित करेंगे और उससे देश की राजनीति को एक गति मिलेगी। आज की तारीख में यद्यपि शासन तंत्र कुछ प्रयास कर रहा है, लेकिन जो उसकी बुनियाद है, जो उसकी पद्धति है, जो उसमें लोग हैं और जो उसमें तंत्र है, वह तंत्र भी व्यापार तंत्र के द्वारा, जाति तंत्र के द्वारा, अवसरवादियों के द्वारा, दल बदलुओं के द्वारा परिपोषित है। इसलिए इससे आशा नहीं की जा सकती। फिर आशा किससे की जा सकती है? वह शुद्ध बुद्ध चैतन्य, अडिग, अटल, संस्कारवान, चरित्रवान, सिद्धांतनिष्ठ राष्ट्रभक्त लोगों के दल जनसंघ से ही आशा की जा सकती है। और दीनदयाल जी इस आशा के सबसे बड़े प्रेरक स्तंभ हैं। हारने के बाद, मरने के बाद, लड़ने के बाद, कटने के बाद, तमाम विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद भी कभी निराशा नहीं आने दी। राष्ट्र धर्म में उनके ऊपर जो विशेषांक था, उसमें अपने लेख में राष्ट्र धर्म के कभी संपादक रहे क्रांतिकारी साहित्यकार पंडित वचनेश त्रिपाठी जी ने लिखा था कि दीनदयाल जी के साथ वो यात्राएं करते थे प्रवास के क्रम में। जब वे उत्तर प्रदेश के प्रांतीय संगठन मंत्री थे या सह प्रचारक थे दीनदयाल जी, तो वचनेश जी उनके साथ घूमते थे, उनके साथ जाते थे। उसमें अकेले में दीनदयाल जी कविंद्र रविंद्र की, रवि ठाकुर की पंक्तियां गुनगुनाते थे। महाशंका जमिछ मौन मंतरे, दिग दिगंत गुंठन ढाका, तब विहंग ओरे विहंग, एखनि अंध बंध को रून पाखा, एखनि अंध बंध को रून पाखा। यद्यपि पूरा आकाश जो है वो महामौन मंत्रणारत है, आशंकाओं से घिरा हुआ है, अंधेरे से घिरा हुआ है, आंधी पानी और प्रलय के दृश्य संभावित हो रहे हैं और उस समय भी कहीं निकलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पंछी निकल गया है, पक्षी चल रहा है, उड़ रहा है। तो वह कह रहा है एखनि अंध, इस घोर अंधकार में भी बंध को रून पाखा, अपने पंखों को बंद मत करो, विश्राम मत दो, चलते रहो, चरई वेती, ऐकला चलो, एखनि अंध बंध को रून पाखा, बंद मत करो, चलते रहो। तो हम चाहे अकेले हों, हमारे पास चाहे एक ही पंख बचा हो, लेकिन एखनि अंध बंध को रून पाखा, इस घोर अंधकार में भी हम अपने पंखों को विश्राम नहीं दे सकते, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। आज मुझे सुख हो रहा है। निश्चित रूप से बीच में मैं अपने को अकेला मानता था। देश के सामने बोल रहा हूँ। बलराज जी दिल्ली में थे, वृद्धावस्था थी, उनकी प्रेरणा थी, उनकी वाणी थी, उनका चिंतन था, उनका स्नेह था, उनका वात्सल्य था, और उससे संपोषित होकर फील्ड में यहाँ हमारे और साथी कहीं कहीं लगे थे, लेकिन मैं अकेला था। लोग हंसते थे, लोग कहते थे कि आप तो अपनी पार्टी में अकेले हैं, लेकिन आज हमारी पार्टी में अध्यक्ष के लिए कई दावेदार हैं, लड़ाई चल रही है। और मैं अकेला था। कुछ लोगों ने समझा कि ये अकेला है, सुदूर रहता है, दूसरे स्थान पर है, दिल्ली में भी कम रहता है, नहीं रहता है, इसको धोखा देना आसान है। लेकिन हमारे पास इतने दृढ़ संकल्पित, इतने मनस्वी सहयोगी मिले। कैसे मिले? यह राष्ट्र देवता के वरदान से मिले। यह दीनदयाल जी जैसे महापुरुषों की प्रेरणा पर अडिग रहने, उस पर विश्वस्त रहने के कारण मिले। आज 13 प्रांतों में हमारे सहयोगी काम कर रहे हैं, और जिस दिल्ली में लड़ाइयों का गढ़ जिसे माना जाता है, उस दिल्ली में हमारे पास ऐसे ऐसे सहयोगी हैं जिनके प्रति मैं अपना आभार भी ज्ञापित करता हूं। और अब मुझे विश्वास है कि ऐसे सहयोगियों, ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर, और जिस जनसंघ की बुनियाद दीनदयाल जी ने, डॉक्टर मुखर्जी और बलराज जी ने रखी थी, उस जनसंघ के द्वारा राष्ट्र देवता का अभिसिंचन, उनका आराधन, उनकी आराधना, उनकी उपासना हम पहले से बेहतर ढंग से कर लेंगे, कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए
अपनी सहानुभूति रखने वाले लोगों का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हुए, अपने मतदाताओं, अपने प्रोत्साहकों, अपने प्रोत्साहन देने वाले लोगों और हमारे पीछे जिनका जिनका बल है, ज्ञात अज्ञात, उन सब के प्रति बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हुए आज महामनीषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और उनकी उस दिव्य आत्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने हमें राष्ट्र आत्मा के और साथ तादात्म्यापन्न किया, उसके साथ जोड़ा और इसके कारण तमाम निराशा की स्थितियों में भी, तमाम संकट की स्थितियों में भी, विघ्न की स्थितियों में भी हमारे मन में तनिक निराशा नहीं आती, तनिक नैराश्य नहीं आता और हमारा उत्साह एक बराबर बना हुआ है। हमें कभी नहीं लगता कि हमने कुछ खोया। लोग कहते हैं कि अभी तक क्या किया? हमने राष्ट्र की सेवा की। सेवा हम कर रहे हैं। हमारा ये ज्योतिपुंज, हमारा ये दीपस्तंभ अविछिन्न है और अक्षुण्ण है, ज्यों की त्यों बचा हुआ है और अन्यों को भी प्रेरणा दे रहा है। हमें सूचनाएं मिल रही हैं हमारे विभिन्न प्रांतों के सहयोगियों के द्वारा कि बहुत से देशभक्त, बहुत से सिद्धांतवादी कार्यकर्ता जो कहीं और हैं, कहीं और चले भी गए हैं, वो धीरे धीरे जनसंघ की ओर देख रहे हैं, टटोल रहे हैं, आना चाह रहे हैं, आकलन कर रहे हैं कि जाएं कि नहीं जाएं। कई प्रांतों के लोग मुझसे सीधे जुड़े हैं, मुझसे बात करते हैं, पूछते हैं कि कैसे आना होगा, कब आना होगा, कब आना चाहिए। हमने कहा जब इच्छा हो तब आइए, लेकिन यहाँ आने के पहले यहाँ की स्थिति समझ लीजिए। यह राष्ट्र के लिए है, हमारी आराधना राष्ट्र के लिए है, जनसंघ राष्ट्र के लिए है। राष्ट्र के लिए जिनके मन में चिंतन है वो जनसंघ में है, और राष्ट्र भोगने के लिए जिनके मन में चिंतन है, सत्ता भोगने के लिए राष्ट्र का उपयोग करना, वो लोग कहीं और हैं। राजनीति के यही दो ध्रुव इस समय हैं। एक जगह सिद्धांत है, एक जगह राष्ट्र है, दूसरी जगह सिद्धांतहीनता है, सत्ता है और सुविधा है, और वहाँ राष्ट्र के नाम का उपयोग है। तो सत्ता में रहने वाले जो दल हैं उन सबका स्वभाव और स्वरूप एक है। इसलिए इस गठबंधन से उस गठबंधन में, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, सब आते जाते रहते हैं। तो ऐसी दशा में ज़्यादा कुछ न कहकर इस सिद्धांत निष्ठा पर, इस राष्ट्र चिंतन पर हम अडिग रहते हुए दिनानुदिन हमारे सहयोगियों की संख्या बढ़ रही है उनको लेकर, और हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं, गतिशील हैं, निरंतर चल रहे हैं। इस यात्रा में आप सबका स्वागत है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दीनदयाल जी की आत्मा को बारंबार प्रणाम करते हुए, उनके प्रति आदरांजलि, श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए, मैं जनसंघ को बढ़ाने में, जनसंघ को बचाने में, जनसंघ को जिलाने में और जनसंघ को जिताने में अभी तक अथक प्रयास करने वाले हमारे जितने सहयोगी हैं, जितने कार्यकर्ता हैं पहले से लेकर अब तक, उन सब का मैं भूरिशः अभिनंदन करता हूं। उन सबको मैं बहुत बहुत प्रोत्साहित करता हूं और उन सबों के प्रति बारंबार आभार ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।